उन्होंने कर दी थी। ओह यार, स्टिक भी दें जरा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से अगर किसी का कल का क्वेश्चन हो, कल के लेक्चर का, तो रेज हैंड कर लें। उसके बाद फिर अगर कोई नहीं है क्वेश्चन तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू कर लेते हैं। जी कुरतुलैन, क्या क्वेश्चन है भैया आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, ये क्लाइम थी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ मोनोक्लिस एंड अदर्स मस्ट बी जीरो और नेग्लिजिबल। लेकिन ये जो है ना, ये जो ग्राफ है, अगर उसमें देखें तो सर उसमें ईड इज ग्रेटर देन 1 है। क्रॉस तो ये इलास्टिसिटी लिखा है बच्चे, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी एक गुड की होती है या दो गुड्स की? क्रॉस इलास्टिसिटी एक गुड्स की होती है या टू गुड्स की होती है? बताएं, बोलें। कुरतुलैन, आपका वॉइस नहीं आ रही। जी अब बोलें। ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो बेसिकली बिटवीन टू गुड्स है। और टू गुड्स का मतलब ये है कि मोनोपोलिस्ट फॉर एग्जांपल गुड ए मैन्युफैक्चर कर रहा है, गुड बी कोई और है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी में हम कह रहे हैं कि गुड ए किसी से रिलेटेड नहीं है, यानी कि गुड बी ना उसका सब्स्टिट्यूट है ना उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है। और जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, डिमांड लाइन, उस पे वो तो उसकी सेल्फ इलास्टिसिटी है प्रोडक्ट की अपनी प्राइस से, जिसको हम सिंपली प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वो मोर इलास्टिक रीजन में प्रोडक्शन करेगा, यानी अपने प्रोडक्ट के ही उस रीजन में जहां पर प्राइस का चेंज डिमांड को ज्यादा इफेक्ट करेगा, उस रीजन में प्रोडक्शन लेगा। क्रॉस इलास्टिसिटी का तो मतलब सिंपली ये है कि ना इस प्रोडक्ट का मार्केट में सब्स्टिट्यूट है, ना इस प्रोडक्ट का मार्केट में कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है। जी शावेज, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? प्रीडेटरी प्राइस के बारे में बोल। जी शावेज, सर प्रीडेटरी प्राइस के बारे में बोल। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे ठीक तरह से। अब आ रही है? हेलो, सर प्रीडेटरी प्राइस के बारे में बोल। नहीं, स्टिल शावेज आपकी आवाज जो है वो मुझे नहीं कन्वे हो रही। मेरी आवाज सब लोगों को ठीक आ रही है? जरा दो चार लोग रेज हैंड कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ओके है मेरी तरफ से कोई। हाँ ठीक है, ओके। शावेज आपकी भी वॉइस नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। ओके, शावेज के अलावा नेक्स्ट जी अली, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अली हरल जी, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी पूछें, क्या क्वेश्चन है? वॉइस का यार प्रॉब्लम आ रहा है, आप में से किसी की भी वॉइस जो है वो ठीक नहीं आ रही है। शावेज आप जरा दोबारा करें क्वेश्चन। शावेज नहीं, मुझे आपकी भी बिल्कुल आवाज जो है वो नहीं आ रही ना। मुझे यहाँ माइक पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, वो फ्लक्चुएट ही नहीं कर रहा। अच्छा चलें, क्लास जो है वो, एक सेकंड मैं क्यूम से करता हूँ बात, 2 सेकंड जरा वेट कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो, जी कुरतुलैन, आपको आ रही है वॉइस? क्यूम जरा रूम में आइएगा 1 सेकंड के लिए। अच्छा मैं 1 सेकंड अनम्यूट करके दोबारा से। हेलो सर, आवाज आ रही है? मेरी आवाज सब लोगों को आ रही आवाज आ है? रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। आप में से किसी की क्यों नहीं आ रही? आ रही है। किसी भी पार्टिसिपेंट की मुझे आवाज नहीं आ रही, मतलब आती है, बीच में ब्रेक हो जाती है, 1 आध सेकंड की आती है आवाज बस। नहीं यहाँ से नहीं प्रॉब्लम, जिसकी थोड़ी सी आती है ना वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वो 1 आध सेकंड आता है और फिर उसके बाद नहीं। जी शावेज बोलें तो जरा। ओके जी कुरतुलैन, जरा आप 1 सेकंड के लिए क्वेश्चन करें, मैं जरा चेक कर लूँ वॉइस का। सर प्रीडेटरी प्राइसिंग का बता दें दोबारा से। हाँ प्रीडेटरी प्राइसिंग, ठीक आपकी ठीक है। शावेज भाई आपका कोई माइक का प्रॉब्लम है, आपकी ना वॉइस यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होती कि आप कुछ बोल भी रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। या तो आपका माइक ठीक नहीं है या कोई उसमें एरर है, यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं। बाकी लोग बोलते हैं ना तो एटलीस्ट नजर आता है कि उनका माइक ऑन है, वर्क कर रहा है। ओके, प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब होता है कि सिंपली जो है मोनोपोलिस्ट जो है वो compete करने के लिए बिफोर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म जो है वो प्राइस को कम कर देता है। यानी कि वो ये शो करता है न्यू एंट्रेंट को कि अगर आप इस बिजनेस में एंटर होंगे तो हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इतना कम कर देंगे कि यू विल नॉट बी एबल टू compete। तो इस तरीके से भी बाज़ औक़ात मोनोपोलिस्ट जो है वो रोकने की कोशिश करता है एंट्री ऑफ द न्यू फर्म को। जी निम्रा, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? आपका माइक म्यूट है भाई निम्रा, अनम्यूट करें फिर बात करें। जी बोलें। लुकमा थोड़ी। जी बोलें। अब आपकी क्यों आवाज। खा रही हो हैं? ओके जी मैसम, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? ओके ओनली जो है वो अली। जी आपका क्या क्वेश्चन है अली? आपका भी माइक म्यूट है, आप
अनम्यूट करें अपनी तरफ से। जी सुहेब, आपका क्या क्वेश्चन है? सर इस फ्राइडे को भी चैप्टर 4 का टेस्ट होगा? नहीं, इस फ्राइडे को नहीं है, इस फ्राइडे को ब्रेक है। टेस्ट आपका नेक्स्ट होगा इस फ्राइडे। असल में क्योंकि बच्चे आपके दोनों टेस्ट जो हैं वो ऑनलाइन हुए हैं, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में टैबलेट अकाउंट पे ही मैंने चेक करने हैं। तो इस वीकेंड पे मैं आपके दोनों टेस्ट चेक करूंगा ताकि आपको थोड़ी सी गाइडेंस भी मिल जाए। इसलिए इस फ्राइडे को टेस्ट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट से इंशाल्लाह दोबारा होगा। सर नेक्स्ट फ्राइडे चैप्टर कौन सा होगा, तैयारी कर ले उसकी? आपका चैप्टर नंबर 2 और 3 हुआ है, तो चैप्टर नंबर 4 होगा नेक्स्ट फ्राइडे। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर। जी अली, आप बोले, आपकी आवाज आ रही है। अगेन वही सिचुएशन है यार, आपका माइक ठीक नहीं है, आप अपने माइक का जो है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करें उसके बाद। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, स्टिल हम मोनोपोली का ही टॉपिक जो है वो कर रहे हैं। अब ये जो मोनोपोली का टॉपिक है, इसमें हमने एक तरह से आप कह लें 2 क्वेश्चन कर लिए। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, मोनोपोलिस्ट का इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी हमने कहा जी शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही रहेगा। देन दूसरा क्वेश्चन फिर हमने प्रॉफिटेबिलिटी के बाद किया बैरियर्स का, कि मोनोपोली बिजनेस में, इंडस्ट्री में न्यू फर्म की एंट्री जो है उसमें क्या क्या रुकावटें होती हैं, स्ट्रक्चरल बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक बैरियर जो मोनोपोलिस्ट खुद क्रिएट करता है वो कौन कौन से हो सकते हैं। फिर उसके अलावा हमने कहा जो लाइसेंसिंग की टाइप के इशू हैं, कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स वगैरह हैं, उनकी वजह से बैरियर्स हो सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली। यानी ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है ये एक तरह से 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपसे सिर्फ एडवांटेजेस पूछ लिए जाए तो वो 5 नंबर का है, सिर्फ डिसएडवांटेजेस होंगे तो वो भी 5 नंबर का है। कंबाइंड क्वेश्चन तो मे भी शायद पॉसिबल नहीं है कि ये कंबाइंड पूछा जाए आपसे, एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी। आमतौर पे एक पार्ट ही, एक हिस्सा ही आपसे जो है वो क्वेश्चन किया जाता है। तो एडवांटेजेस क्या है? अच्छा, ये एडवांटेजेस का टॉपिक करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लें। एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली या डिसएडवांटेजेस जो हैं, ये दोनों टॉपिक इस तरह से हैं कि ये सिर्फ मोनोपोलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर किसी बिजनेस में मोनोपोली एग्जिस्ट करने का प्रोड्यूसर को इटसेल्फ या पब्लिक को या गवर्नमेंट को या ओवरऑल सोसाइटी को किसी को भी कोई फायदा हो सकता है, तो वो सारे एडवांटेजेस में आ गए हैं। यानी मोनोपोली का एग्जिस्ट करना ओवरऑल सोसाइटी के लिए, वो उस अपने जाती प्रोड्यूसर से लेके तमाम लोगों तक जो है किसी भी किस्म का अगर इकोनॉमी को, लोगों को, पब्लिक को, कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को बेनिफिट है, तो वो सब एडवांटेजेस में लिखे गए हैं। इसी तरह से डिसएडवांटेजेस हैं कि मोनोपोली का अगर किसी को भी नुकसान है, बेशक वो प्रोड्यूसर को हो, बेशक वो कंज्यूमर को हो, बेशक ओवरऑल सोसाइटी को हो, गवर्नमेंट को हो, या किसी भी लेवल पे हो, तो वो सारे इकट्ठे करके फिर डिसएडवांटेजेस में है। तो ऑल द पॉजिटिव इंपैक्ट्स में सबसे पहली चीज बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हमने कल भी ये पॉइंट हाईलाइट किया था बैरियर्स में, स्ट्रक्चरल बैरियर में एक बैरियर यही था कि मोनोपोलिस्ट तो ऑलरेडी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे होता है, वो तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे आ जाता है क्योंकि वो पूरे कंट्री में अकेला प्रोड्यूसर है। अब ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट हैं, ये न्यू एंट्रेंट के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो एक बेनिफिट जो है वो मोनोपोली के लिए ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई गारंटी नहीं है, या बाकी कंपटीशंस में कोई गारंटी नहीं है कि आपकी फर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे होगी या नहीं होगी। लेकिन मोनोपोली फर्म के लिए ये तकरीबन गारंटी है, क्योंकि वो ओनली लार्जर फर्म होती है कंट्री में, तो इसलिए वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स जो हमने 4 इंटरनल और 1 एक्सटर्नल बेनिफिट किया था, वो 5 बेनिफिट उसे मिल रहे होते हैं। Then domestic dominance allows for international competitiveness। अगर आप डोमेस्टिकली डोमिनेंट हैं, यानी आप अपने कंट्री में डोमिनेंट फर्म है या मोनोपोली है इन अदर वर्ड, तो इस सिचुएशन में इंटरनेशनली आपको कंपीट करना, दूसरे मुल्कों में अपनी प्रोडक्ट बेचना आसान हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आपको एक तरह की श्योरिटी, गारंटी, आप कह लें कि एक तरह की परमानेंसी आपको मिल जाती है कि जी अपने कंट्री में तो हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो अदर कंट्रीज में आप इवन लो प्राइस पे भी compete करने की कोशिश कर लेते हैं। तो मोनोपोलिस्ट क्योंकि कंट्री के अंदर से तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है, तो इसलिए उस पर एक तरह का प्रेशर नहीं होता कि बाहर इंटरनेशनल मार्केट में मैंने लाजमी प्राइस से मुनाफा कमाना है या नहीं, वो compete करने की कोशिश करता है। तो एक बेनिफिट ये है कि लोकल मार्केट में मोनोपोली
एग्जिस्ट करने का फायदा कि वो मोनोपोली फर्म जो है वो फिर इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से compete कर लेती है दूसरे कंट्रीज की फर्म्स को। देन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड R&D, R&D मीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की वजह से जो मोनोपोली फर्म है वो बाजुकात, ये हमेशा का फायदा नहीं है, कभी कभार ये फायदा नजर आता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की वजह से मोनोपोली फर्म जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, या आप कह लें कि उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है क्योंकि वो बेतहाशा मुनाफा कमा रही है, तो वो फिर अपनी प्रोडक्ट की रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे, उसकी इंप्रूवमेंट पे, इन चीजों पे पैसा खर्च करती है। लेकिन ये क्लियरली नोट कर लें कि ये बेनिफिट ये परमानेंट नहीं है, ये हमेशा नहीं होता, अक्सर औकात इसका उलट होता है, वो फिर हम डिसएडवांटेजेस में बताएंगे। ओके जी, देन एबल टू टेक अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। मोनोपोली फर्म के लिए एक ये भी प्लस पॉइंट है कि मोनोपोली फर्म लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकती है, क्योंकि मोनोपोली फर्म को एक तरह से सिक्योरिटी मिल जाती है। मसलन जैसे लाइसेंसिंग है, अगर मोनोपोली फर्म को गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल जाए या पेटेंट राइट, कॉपीराइट मिल जाए कि जी अगले 15 साल तक, अगले 25 साल तक इस बिजनेस में कोई और फर्म एंटर नहीं होगी, तो आप 25 साल की प्लानिंग आराम से कर लेंगे कि 25 साल में टोटल कंट्री की डिमांड कितनी बढ़ेगी, हमने प्रोडक्शन सेटअप कैसे इंक्रीज करना है, प्लांट साइज कितना इंक्रीज करना है, किस तरह से प्राइसिंग का डिसीजन लेना है। आपका कंपेटिटर तो 25 साल होगा कोई नहीं, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो एक मोनोपोलिस्ट को ये फायदा हो जाता है कि वो वेरी लॉन्ग रन या लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो कर सकता है। फिर है अवॉइड डुप्लीकेशन हेंस सेव रिसोर्सेज। मोनोपोली फर्म डुप्लीकेशन अवॉइड करती है। डुप्लीकेशन मीन फालतू प्रोडक्शन, आप कह लें एक्सेस प्रोडक्शन, क्योंकि देखें पूरी कंट्री की डिमांड एक ही फर्म फेस कर रही है, तो उसे पता है इस साल प्रोडक्ट की डिमांड 1 लाख यूनिट है, अगले साल 1,10,000 होगी या 1,12,000 होगी, 15 होगी, तो वो अकॉर्डिंग टू डिमांड अपनी प्रोडक्शन एडजस्ट कर लेता है। हमने ये एग्जांपल कैपिटलिस्ट अप्रोच में चैप्टर नंबर 1 में भी की थी कि जब मैनी फर्म्स होती हैं किसी बिजनेस में, तो हर फर्म जो है वो मार्केट शेयर कैप्चर करने के चक्कर में आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन इन रियलिटी उनमें से किसी ना किसी फर्म का आउटपुट अनसोल्ड पड़ा रह जाता है, इन्वेंट्री, तो उसको आप फिर डुप्लीकेशन या एक्सेस प्रोडक्शन कहते हैं। तो एक्सेस प्रोडक्शन जो है वो आमतौर पे मोनोपोली में नजर नहीं आती, क्योंकि वो अकेला ही तो पूरी डिमांड फेस कर रहा है, तो मोनोपोलिस्ट डिमांड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करता चला जाता है। तो दीज आर द मेन एडवांटेजेस के क्या फायदे हैं। मोनोपोलिस्ट को जरा ज्यादा पॉइंट हैं, बाकी जनरली भी हम कह सकते हैं, तो 4-5 पॉइंट हैं कि एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली क्या हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन है एग्जैक्टली इसका रिवर्स, क्रिटिसिज्म ऑन मोनोपोली। आपको क्वेश्चन वो पेपर में दे देता है कि क्रिटिसाइज द मोनोपोली, आप मोनोपोली को क्रिटिसाइज करें, बताएं इसमें क्या खराबियां हैं, क्या खामियां हैं, इस पे एतराजात क्या हैं। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म की बजाय डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली, कि मोनोपोली के नुकसानात क्या हैं। साफ जाहिर है आप नेगेटिव एस्पेक्ट को लेकर ही एतराजात या तनकीद या क्रिटिसिज्म करते हैं। तो प्रॉब्लम्स की साइड पे ये 2 ग्राफ जो हैं ये हम लास्ट पॉइंट के साथ करेंगे। पहले जो है वो फर्स्ट जो 3-4 पॉइंट हैं उनको जरा समझ लें। पहला पॉइंट है प्राइस इज हायर एंड आउटपुट इज लोअर देन कंपेटिटिव मार्केट। कंपेटिटिव मार्केट से यहां मतलब परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में हमें 2 प्रॉब्लम्स नजर आएंगे कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा है और आउटपुट लेवल जो है वो परफेक्ट कंपटीशन से कम है इस कॉम्बिनेशन में, मोनोपोली में। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि कम आउटपुट ज्यादा प्राइस पे सेल किया जा रहा है, ये कंज्यूमर्स के लिए डैमेजिंग है, कंज्यूमर्स के लिए नुकसानदेह है, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो पहला पॉइंट कि कंपैरेटिवली मोनोपोली को परफेक्ट कंपटीशन से बुरा समझा जाता है। क्यों बुरा समझा जाता है? क्योंकि अगर इसी प्रोडक्ट में परफेक्ट कंपटीशन होता तो प्रोडक्ट की प्राइस कहीं कम होनी थी और मार्केट में आउटपुट भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होना था, डिमांड एंड सप्लाई हायर लेवल पे होने थे। लेकिन मोनोपोली में ये दोनों चीजें ही जो है वो रिवर्स हैं। देन दूसरा पॉइंट है लेस चॉइसेस फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी। देखें
हमने फ्री मार्केट इकोनॉमी में या कैपिटलिस्ट अप्रोच में एक पॉइंट शो किया था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी की सबसे बड़ी खूबी ही ये है कि उसमें कंज्यूमर को चॉइसेस बहुत हैं। आप मार्केट चले जाएं, सैकड़ों फर्म्स की प्रोडक्ट आपको अवेलेबल है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक परचेज कर लें। लेकिन मोनोपोली में क्या होगा, अगर मोनोपोलीज बनना शुरू हो जाए तो कंज्यूमर की चॉइस तो खत्म हो जाएगी। मोनोपोलिस्ट जो प्रोड्यूस करके मार्केट में लाएगा, कंज्यूमर को वही ऑप्ट करना पड़ेगा। आप एक सेकंड के लिए ऐसे ही समझ लें, जैसे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर हैं, अब वो प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी किसी प्राइवेट फर्म से तो परचेज कर नहीं सकते, तो मजबूरन ओनली सोल्यूशन वापडा ही है, वो जिस रेट पे भी सेल करे आपको उसी पे परचेज करनी है। तो कंज्यूमर के लिए चॉइसेस खत्म हो जाती हैं मोनोपोली में। थर्ड प्रॉब्लम या थर्ड डिसएडवांटेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की वजह से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंज्यूमर को मिलना था वो भी अब प्रोड्यूसर की पॉकेट में जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस को सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट के लिए 50 रुपए पे करने को तैयार हूं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से उसकी कीमत 40 रुपए पे सेट हो जाती है मार्केट में, तो मुझे 10 रुपए की बचत हो गई एज ए कंज्यूमर कि मैं 50 रुपए में खरीदने को तैयार था, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म इस तरह का है तो प्राइस जो है वो 40 है, तो मुझे 10 रुपए का फायदा हो गया, बचत हो गई। तो कंज्यूमर को जो मार्केट प्राइस या कंपेटिटिव प्राइस की वजह से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता होता है कि उसके कुछ पैसे बच जाएंगे, उसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। तो मोनोपोली में ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि मोनोपोली जो है वो तो हाई प्राइस चार्ज करेगी, वो तो मार्केट में ऑटोमेटिकली तो सेट नहीं होनी, तो मोनोपोलिस्ट तो प्राइस 50 ही रखेगा, शायद वो इवन इससे भी हायर ले जाए। तो इन अदर वर्ड हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस जो बेनिफिट मार्केट कंपटीशन की वजह से कंज्यूमर को मिलना था पैसों की शक्ल में, वो बेनिफिट जो है अब प्रोड्यूसर या मोनोपोलिस्ट की पॉकेट में जाएगा। देन नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। मोनोपोलीज बनने की वजह से बेरोजगारी में इजाफा होता है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट अपनी कॉस्ट कम करने की कोशिश करता है, लेसर पीपल एम्प्लॉय करने की कोशिश करता है। तो अगर हर सेक्टर में ही मोनोपोलीज हो, टेक्सटाइल में भी मोनोपोली है, फैन मैन्युफैक्चरिंग में भी मोनोपोली है, गाड़ियों में भी मोनोपोली है, लैपटॉप बनाने में भी, अगर मोनोपोलीज की तादाद बढ़ती चली जाएगी तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है वो वर्ष से वर्ष होता चला जाएगा। ओके जी, अब ये जो आखिरी दो पॉइंट हैं ये इन दो ग्राफ्स से समझ लें और एक पॉइंट क्लियरली नोट कर लें, ये दोनों ग्राफ आपके कोर्स में शामिल नहीं है, ये सिर्फ इन दो पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने ऐड किए हुए हैं, अदरवाइज ये दोनों ग्राफ आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। लेकिन ग्राफ से जरा बात आसानी से समझ आ जाती है। ओके, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मोनोपोली पे एक एतराज ये है कि मोनोपोलिस्ट जो है वो रिसोर्सेज को मिस एलोकेट करता है, या दूसरे लफ्जों में प्रोडक्टिविटी के लिहाज से इनएफिशिएंट होता है। मोनोपोलिस्ट रिसोर्स जाया करता है, मोनोपोलिस्ट एफिशिएंट नहीं है। मोनोपोलिस्ट कम रिसोर्सेज में वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता था, कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं करता। ये हमें कैसे समझ आएगा? देखिए, हमने मोनोपोली का जो इक्विलिब्रियम या एमसीएमआर की कंडीशन फुलफिल की है वो हमारी क्यू आउटपुट लेवल पे है, और ये क्यू आउटपुट लेवल जो है ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता है, और एस पॉइंट एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे नहीं है, उससे थोड़ा सा पीछे है। यानी करंटली हो सकता है कि मोनोपोलिस्ट ये प्रोडक्ट 15 रुपए की प्रोड्यूस कर रहा हो, लेकिन अगर मोनोपोलिस्ट थोड़ा सा आउटपुट लेवल अपना इंक्रीज कर दे, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ Q1 लिख देता हूं, या इस पॉइंट को कोई भी नाम दे लें आप, Q1 Q2, अगर मोनोपोलिस्ट अपना आउटपुट लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर दे तो वो एवरेज कॉस्ट के मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। उस पॉइंट पे शायद यही प्रोडक्ट जो है वो 12 रुपए की प्रोड्यूस हो जाए, 13 की प्रोड्यूस हो जाए। तो टेक्निकली स्पीकिंग मोनोपोली का जो करंट आउटपुट लेवल है एवरेज कॉस्ट पे, एस पॉइंट, वो मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट नहीं है। मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट तो एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे जाके आएगा। तो मोनोपोलिस्ट आमतौर पे इस मिनिमम पॉइंट से पीछे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इसलिए, या सादे लफ्जों में आप कह लें कि जो प्रोडक्ट 10 रुपए की बन सकती थी, मोनोपोलिस्ट उसको 13 रुपए की बना रहा है। क्यों बना रहा है? मोनोपोलिस्ट ये कहता है कि अगर मैं आउटपुट लेवल इंक्रीज करूंगा, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा, मार्केट में ज्यादा आउटपुट सप्लाई करूंगा, तो मेरे प्रोडक्ट की तो प्राइस कम हो जाएगी, और प्राइस कम होने से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है।
तो हमने शुरू में भी कहा था मोनोपोलिस्ट क्या करता है, मोनोपोलिस्ट सप्लाई कम करता है ताकि उसके प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो, वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सके। तो मोनोपोलिस्ट अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, ये जो मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट ऑफ आउटपुट था एवरेज कॉस्ट का, इस लेवल पे आउटपुट नहीं ले रहा, इससे कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट थिंक दैट कि ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई करना उसके प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देगा। ओके, इस वजह से एतराज करने वाले कहते हैं जी कि मोनोपोली इनएफिशिएंट होती है, रिसोर्सेज को जाया करती है, वही चीज सस्ती बन सकती थी लेकिन वो महंगी बना रहे हैं। ओके, अब इसका काउंटर आर्गुमेंट मोनोपोलिस्ट ये करते हैं कि आप आउटपुट लेवल चले Q से अगले पॉइंट पे Q1 हमने जिसको कहा, लेट अज्यूम आप Q1 पे ना लेके जाएं, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं। अब आप जरा एक सेकंड के लिए राइट ग्राफ, दाएं तरफ वाला ग्राफ देखें, बल्कि इस ग्राफ को हम शुरू में ले जाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये देखें राइट साइड पे जो दाएं हाथ पे ग्राफ बना हुआ है, इसको देखें। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हैं जी हम आउटपुट लेवल Q से आगे नहीं लेके जा सकते, क्यों? अगर हम ज्यादा आउटपुट बनाएंगे, मार्केट में सेल करेंगे, प्राइस गिर जाएगी, हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। तो मोनोपोलिस्ट कहते हैं कि आप एक और काम कर लें, आप आउटपुट लेवल Q पर ही रखें, लेकिन आप अपनी एफिशिएंसी इसी आउटपुट पे बेहतर कर लें। कैसे की जा सकती है? आप अपनी लेबर की ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करें, आप अपनी मशीन्स को बेहतर करें, आप टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पे पैसा लगाएं, आप जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, आप ऐसे मेथड्स इस्तेमाल करें कि आपका आउटपुट लेवल तो वही रहे लेकिन एवरेज कॉस्ट का स्ट्रक्चर जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाए। देखें, AC1 से AC2 एक न्यू डॉटेड लाइन लगा दी है। अब इस सिचुएशन में एक्सप्लेनेशन ये है कि आउटपुट लेवल तो अब भी वही रहा, Q यूनिट ही आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कम से कम मोनोपोलिस्ट पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो गया है, एवरेज कॉस्ट मोनोपोलिस्ट की जो है वो पहले से कम हो गई है। वही प्रोडक्ट जो 15 रुपए का बन रहा था, अब मोनोपोलिस्ट 12 रुपए में बनाने में कामयाब हो गया। क्यों हुआ है? मोनोपोलिस्ट ने अपनी लेबर की ट्रेनिंग पे पैसा लगाया, मोनोपोलिस्ट ने मशीनें बेहतर कर ली, मोनोपोलिस्ट ने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, जदीद टेक्निक्स इस्तेमाल की, अपनी एफिशिएंसी को उसी आउटपुट लेवल पे बेहतर कर लिया। अब यानी इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि चलें ठीक है, आप आउटपुट लेवल इंक्रीज ना करें कि आप पुराने प्लांट पे या उसी टेक्नोलॉजी पे आउटपुट बढ़ाएंगे तो आपकी प्राइस गिर जाएगी, तो आप दूसरा तरीका इख्तियार कर लें। इस दूसरे तरीके को इकोनॉमिक्स की जुबान में कहा जाता है एक्स इनएफिशिएंसी, रिटार्ड्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। मोनोपोलिस्ट पे एक बहुत बड़ा एतराज ये है कि ये टेक्नोलॉजिकली भी अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करता। क्यों नहीं करता? मोनोपोलिस्ट कहता है मैं अपने लेबर की ट्रेनिंग पे, कैपिटल पे, मशीन पे, फला चीजों पे मैं पैसा क्यों खर्च करूं, जब मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खुद जनरेट कर सकता हूं, जब मैं अपनी मर्जी से अपनी प्रोडक्ट की प्राइस सेट कर सकता हूं, तो फिर मुझे क्या इश्यू है कि मैं ज्यादा आउटपुट उतना ही आउटपुट जो है वो कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करूं। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि मोनोपोलिस्ट थिंक दैट कि अगर मैं प्रोडक्ट 10 रुपए का बना के 15 की प्राइस मार्केट में सेट कर सकता हूं, 5 रुपए मुनाफा कमाने की मुझ में कैपेसिटी मौजूद है, तो व्हाई नॉट, वेल एंड गुड, मुझे एफिशिएंसी मजीद इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा टारगेट है, मैं अचीव कर रहा हूं। तो इस वजह से एतराज या क्रिटिसिज्म का पॉइंट ये है कि मोनोपोलिस्ट जो है वो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से भी इनएफिशिएंट होता है, यानी अपने करंट टेक्निक और मेथड पे भी वो फुल एफिशिएंट आउटपुट नहीं ले रहा होता। और अगर उसे कहा जाए कि आप अपनी मेथड टेक्निक को इंप्रूव कर लें और आउटपुट लेवल वही रखते हुए फिर आप अपनी एफिशिएंसी को बेहतर कर लें, एवरेज कॉस्ट को कम कर लें, तो मोनोपोलिस्ट ये काम भी नहीं करता। तो ये दोनों पॉइंट कि मोनोपोलिस्ट प्रोडक्टिविटी के लिहाज से भी इनएफिशिएंट होता है और दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजिकली, जिसको इकोनॉमिक्स की जुबान में एक्स इनएफिशिएंसी कहा जाता है, मोनोपोलिस्ट दोनों तरह से इनएफिशिएंट होता है। तो ये टोटल 6 एतराजात हैं। ये ग्राफ बनाने की आपको एक्सप्लेनेशन में जरूरत नहीं है, बस ये 6 पॉइंट है। 5 नंबर का या 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, क्रिटिसाइज द मोनोपोली या व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली के नुकसानात क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस किस्म के इश्यूज हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये टोटल या कंप्लीट क्वेश्चन जो है ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट आर दी 3 कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ये टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन है।
लेकिन पिछले पास्ट पेपर्स में ये दोनों तरह से आया हुआ है। पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपने डिफाइन भी करना है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, उसकी 3 कंडीशंस भी लिखनी है, ग्राफ बना के एक्सप्लेनेशन भी करनी है, पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन एक दफा से इस तरह भी आया हुआ है कि आपसे सिर्फ 3 कंडीशंस 3 नंबर की पूछी हुई हैं, ना उसने डेफिनेशन पूछी है, ना उसने ग्राफ पूछा है, ना एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ उसने कहा जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 कंडीशंस एक्सप्लेन कर दें, 2-2 लाइनों में, जस्ट 3 नंबर का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है। कंप्लीट क्वेश्चन 8 नंबर का है, 1 नंबर की आप डेफिनेशन कह लें, 3 नंबर की 3 कंडीशंस कह लें, और बाकी 4 या 5 नंबर का ग्राफ और उसकी एक्सप्लेनेशन है। ओके जी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इस चीज को जरा समझें। When monopolists charge different prices from different consumers for same product, it is called price discrimination. जब प्रोड्यूसर अपने एक ही प्रोडक्ट की प्राइस किसी कंज्यूमर से ज्यादा चार्ज करे और किसी दूसरे कंज्यूमर से उसी प्रोडक्ट की प्राइस कम चार्ज करे, इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब फर्क किया जा रहा है। प्रोड्यूसर प्रोडक्ट एक ही बनाता है, प्रोडक्ट के लिहाज से कोई फर्क नहीं है, ए प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी, हर लिहाज से एक जैसा, लेकिन वो कस्टमर ए को बेचता है तो वही प्रोडक्ट 1000 रुपए का बेच रहा है, कस्टमर बी को बेचता है तो वही प्रोडक्ट 600 रुपए का, 700 रुपए का या 500 रुपए का बेच रहा है। आप यानी इसको इस सेंस में ले सकते हैं कि कुछ कस्टमर को प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्ट महंगा बेचने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी कि कम से कम इस प्रोडक्ट की प्राइस में 600 रुपए तो रिसीव करूंगा, लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि मेरे कुछ कस्टमर इसी प्रोडक्ट का 1000 रुपया पे करने को तैयार है, तो वो उनसे 1000 ही चार्ज करने की कोशिश करता है। अब उसे कैसे पता चलता है, क्या सेंस है, ये कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है? सिंपलेस्ट डेफिनेशन, जब प्रोड्यूसर अपनी एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ कीमतें चार्ज करने की कोशिश करे तो उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। ओके, यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो अंडरस्टैंड कर लें, प्राइस चलें ठीक है, बस वो दूसरी डेफिनेशन रहने दें। ओके जी, देन ये जो बीच में स्लाइड है इसको रहने दें, ये जरा कंफ्यूजिंग है, ये आप कह लें एक तरह से एडवांस लेवल पे आती है, इसकी डिस्कशन रहने दें। ओके, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। पहली चीज तो ये नोट कर लें, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, इम्परफेक्ट में हो सकती है। और इम्परफेक्ट के भी चारों केसेस में सबसे आसानी से या ज्यादातर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मोनोपोली में ही एग्जिस्ट करती है। बाकी बिजनेस कंपटीशंस में, बाकी टाइप ऑफ कंपटीशंस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो काफी मुश्किल है, कम एग्जिस्ट करती है। मोनोपोली में तो बहुत एग्जिस्ट करती है। ओके जी, आप प्रॉपर उसका सेटअप डिफाइन हमने कर लिया, 3 कंडीशंस, यानी कि आप ये कह लें कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब की जा सकती है। ऐसे नहीं है कि कोई भी प्रोड्यूसर जब चाहे वो अपना प्रोडक्ट किसी को महंगा बेचे, किसी को सस्ता बेचे। 3 रिक्वायरमेंट है, जिस प्रोडक्ट के लिए भी ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए उस प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। इन अदर वर्ड, वो मोनोपोली हो, ड्यूपली हो, ओलिगोपोली हो, इम्परफेक्ट का कोई भी केस हो, अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। पहली कंडीशन, पावर ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली पावर, या दूसरे लफ्जों में फर्म मस्ट हैव द एबिलिटी टू सेट द प्राइसेस। हमें पता है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस पे कंट्रोल होता है फर्म का, लेकिन हमें यह भी पता है कि मोनोपोली में फुल कंट्रोल होता है, ड्यूपली में कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, ओलिगोपोली में मजीद कम, मोनोपोलिस्टिक में और कम हो जाता है। तो अगर हम इम्परफेक्ट में जज करने की कोशिश करें कि सबसे ज्यादा कंट्रोल किस सिचुएशन में है, तो साफ ज़ाहिर है मोनोपोली में है। पहली कंडीशन कि फर्म का अपने प्रोडक्ट की प्राइस पे मुकम्मल कंट्रोल हो, बेहतरीन कंट्रोल, जब चाहे वो प्राइस बढ़ा सके, जब चाहे कम कर सके। अगर ऐसे मसाइल हैं मार्केट के कि वो कंपटीशन की वजह से ऐसा डिसीजन नहीं ले सकेगा, प्राइस कम नहीं कर सकेगा या बढ़ा नहीं सकेगा, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मुमकिन नहीं है। दूसरी कंडीशन जो इसके साथ रिक्वायर्ड है, अगेन तीनों में से कोई एक भी मिस हो जाए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड कंडीशन, मल्टीपल या डिफरेंट डिमांड इलास्टिसिटीज। डिमांड इलास्टिसिटीज ऑफ मार्केट्स और कस्टमर्स मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो इस फर्म के कस्टमर्स हैं, मसलन मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, फर्म के टोटल कस्टमर्स हैं फॉर एग्जांपल मंथली 10,000 कस्टमर्स हैं। इन 10,000 कस्टमर्स में से प्रोड्यूसर को, फर्म को पता हो कि ये 2, 3 या 4,000 कस्टमर ऐसे हैं कि इनके लिए मेरा प्रोडक्ट लेस इलास्टिक है,
मैं ज्यादा कीमत भी चार्ज करूं तो ये मेरा प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करेंगे, और दूसरे कस्टमर्स के लिए मेरा प्रोडक्ट कंपैरेटिवली मोर इलास्टिक है, यानी जब तक मैं उनसे कम प्राइस चार्ज नहीं करूंगा वो मेरी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, या उनको प्रोडक्ट बेचने के लिए मुझे प्राइस लाजमी कम करनी पड़ेगी। दोबारा समझ लें, अगर प्रोड्यूसर को पता हो कि मेरे टोटल कस्टमर्स में से कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके लिए मेरा प्रोडक्ट लेस इलास्टिक है और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनके लिए मेरा प्रोडक्ट मोर इलास्टिक है, तो ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। अगर मेरे सारे कस्टमर एक जैसे हैं, सारे ही लेस इलास्टिक हैं या सारे ही मोर इलास्टिक हैं, फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मुमकिन नहीं है। इलास्टिसिटी का डिफरेंस होना लाजमी है। इलास्टिसिटी का डिफरेंस जो है वो एक तरह से आप कह लें मस्ट रिक्वायरमेंट है। तीसरी चीज मार्केट सेपरेशन या मार्केट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन या सेपरेशन का मतलब है कि ये जो कस्टमर्स हमने कहा दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिए, कुछ कस्टमर्स लेस इलास्टिक बिहेवियर रखते हैं, कुछ कस्टमर जो है वो मोर इलास्टिक बिहेवियर रखते हैं। तो ये जो कस्टमर्स हैं इनकी ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, सेग्रीगेटेड हैं। मतलब क्या है इसका? Firm must be able to split up the groups of buyers and prevent goods from being resold between them। ऐसा ना हो कि आप जिस ग्रुप को प्रोडक्ट 700 रुपए का बेचें वो प्रोडक्ट आपसे खरीद के दूसरे ग्रुप को 800 या 900 का बेचना शुरू कर दे, तो आप दूसरे ग्रुप से 1000 रुपया प्राइस कैसे चार्ज करेंगे? यानी रीसेलिंग ऑफ प्रोडक्ट किसी भी तरह से पॉसिबल ना हो, रीसेलिंग नहीं होनी चाहिए। जिस ग्रुप को आप प्रोडक्ट सस्ता बेच रहे हैं वो ग्रुप जो है दूसरे को प्रोडक्ट रीसोल्ड ना कर सकता हो। सेपरेशन है मार्केट में। अब ये सेपरेशन कई तरीकों से हो सकती है, मसलन एज की बुनियाद पे हो सकती है। मसलन आप फनलैंड जाते हैं जी, बच्चों की टिकट जो है वो 500 रुपए की है, बड़ों की टिकट जो है वो 100 रुपया सस्ती है। उन्हें पता है बच्चों ने तो आना ही आना है, बड़ों के लिए चलें 100 रुपया कम कर देते हैं। अब बड़ों की टिकट जो है वो यंगर यूज नहीं कर सकता, यंग की बड़ा यूज नहीं कर सकता। जेंडर बेस हो सकता है, मेल फीमेल पे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट नॉन स्टूडेंट पे आप लगा सकते हैं, लिमिटेड डे टाइम पे लग सकता है। ये इसकी वेरी गुड एग्जांपल, ये जितने आपके ये पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स और फला हैं, इनकी जितनों की मिडनाइट डील्स हैं वो एक्चुअली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन एग्जांपल है। उनको पता है कि फॉर एग्जांपल 7 बजे से लेके 10 या 11 बजे तक तो नॉर्मल मील टाइम है। जो 7, 8, 9 बजे हमें कॉल कर रहा है या हमारे रेस्टोरेंट में आ रहा है तो उसने तो हमें ऑर्डर देना ही देना है, मील टाइम है। लेकिन रात 11 के बजे या 12 बजे के बाद मील टाइम खत्म हो जाता है। अब रात 12 बजे के बाद जिनको हम पिज्जा अपना खिलाना चाहते हैं या बर्गर खिलाना चाहते हैं उनको हम कम प्राइस ऑफर करेंगे तो वो खरीदेंगे, वो मोर इलास्टिक ग्रुप है। लेकिन जो प्रॉपर मील टाइम पे आ रहा है वो लेस इलास्टिक है। तो इसी वजह से क्या सिचुएशन है, वही पिज्जा, वही बर्गर, वही प्रोडक्ट जो है वो 7 से 11 या 7 से 10 बजे तक आपको 1000 रुपए का मिल रहा है। 11 के बाद 12 के बाद वही प्रोडक्ट आपको 600 रुपए का, 500 रुपए का 50% पे, बाय वन गेट वन फ्री पे मिल रहा है। तो ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एग्जांपल है। तो सिंपलेस्ट सिचुएशन, अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि आपके पास अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेटिंग पावर है, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि प्राइस कम करना या ज्यादा करना कोई इशू है। दूसरी कंडीशन, आपके कस्टमर्स 2 ग्रुप्स में डिवाइडेबल हो, लेस इलास्टिक ग्रुप हो, मोर इलास्टिक ग्रुप हो, और ये दोनों ग्रुप फिर सेपरेटेड भी हो, यानी कम प्राइस पे खरीदने वाला ग्रुप दूसरे को रीसोल्ड ना कर सके, रीसेल ना कर सके प्रोडक्ट। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि दिस इज द सिचुएशन। अगर ये तीनों कंडीशन इनमें से कोई भी मिस हो जाए तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। ये तीनों कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती हैं तो फिर मोनोपोलिस्ट क्या करेगा? फिर मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगा। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नतीजा क्या निकलेगा? अगर मोनोपोलिस्ट को पता चलेगा कि ये कस्टमर मेरे प्रोडक्ट का 1000 रुपया देने को तैयार है तो वो 1000 चार्ज करेगा, 2 देने को तैयार है तो वो 2000 चार्ज करेगा। यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक्सट्रीम लेवल ये हो सकता है कि शायद आप कई कस्टमर से कई प्राइसेस चार्ज कर रहे हो, इवन बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है। ओके जी, यहां तक हमारा 4 नंबर का हिस्सा कंप्लीट हो गया। डिफाइन कर दिया हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और उसकी 3 कंडीशंस मेंशन कर दी। अब बाकी 4 या 5 नंबर का हिस्सा, 5 मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभार ये अकेला ग्राफ वाला हिस्सा भी आ जाए तो भी 5 नंबर का हो जाता है, ग्राफ और एक्सप्लेन कर दें। लेकिन पूरे क्वेश्चन में जब आता है तो ये फिर 4 नंबर का बनता है। ओके जी, अब ग्राफ कैसे बनना है? ग्राफ में सबसे पहले ऊपर नोट कर लें, लेफ्ट साइड पे हम मोर इलास्टिक ग्रुप ड्रॉ करेंगे
और राइट साइड पे हम लेस इलास्टिक ग्रुप। हमने यानी कि अपने कस्टमर को दो मार्केट्स में डिवाइड कर लिया है। हमारे मुताबिक हमारे कस्टमर जो है वो दो मार्केट्स हैं, लेस इलास्टिक मार्केट है, मोर इलास्टिक है। और हमें पता है चैप्टर नंबर 3 में, इलास्टिसिटी के चैप्टर में हमने कहा था कि अगर आपका प्रोडक्ट मोर इलास्टिक है तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करने में, कम रखने में फायदा है। आप प्राइस 5 या 10% कम करेंगे लेकिन डिमांड 30-40% बढ़ जाएगी। दैट इज व्हाट इट मीन मोर इलास्टिक। प्राइस का थोड़ा सा चेंज डिमांड को बेतहाशा चेंज कर देगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट लेस इलास्टिक है तो फिर हमने कहा था प्राइस इंक्रीज करने में फायदा है, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस 30% बढ़ा दूंगा, डिमांड कम तो होगी लेकिन डिमांड सिर्फ 4% कम होगी, 5% कम होगी, 10%, तो ओवरऑल मुझे बेनिफिट हो जाएगा। प्राइस 30% बढ़ी है, डिमांड सिर्फ 10% कम हुई है, फाइनली मुझे बेनिफिट हो गया है। तो बिल्कुल यही पॉलिसी अपने सामने रखते हुए मोनोपोलिस्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग करेगा। अब देखें मोर इलास्टिक साइड पे हम डिमांड एंड रेवेन्यू की लाइन कैसी लगाते हैं और लेस इलास्टिक पे, दोनों को जरा समझ लें। लेस इलास्टिक में एमआर लाइन भी हमने स्टीपर ड्रॉ की है और एआर लाइन भी काफी स्टीपर है, खड़े रुख पे है। और जो मोर इलास्टिक साइड है वहां पे हमने एमआर की लाइन भी और एआर की लाइन भी जो है वो कंपैरेटिवली फ्लैटर ड्रॉ की हुई है। और फिर दोनों में डिफरेंस नोट करें कि जो मोर इलास्टिक स्ट्रक्चर है वहां पर P2 प्राइस चार्ज की जा रही है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि पिज्जा की प्राइस है जी 700 रुपीज। फॉर मोर इलास्टिक कस्टमर्स फॉर एग्जांपल 700 रुपीज प्राइस चार्ज की जा रही है, और फॉर लेस इलास्टिक कस्टमर उसी प्रोडक्ट की, उसी पिज्जा की प्राइस 1000 रुपए चार्ज की जा रही है। यानी लेस इलास्टिक मार्केट में प्राइस हाई होगी और मोर इलास्टिक मार्केट में जो है वो प्राइस कंपैरेटिवली लेसर होगी। तो दिस इज द सिंपल सिचुएशन। आप दोनों मार्केट्स में एमआर और एआर की अलग अलग लाइंस लगाएंगे। एक चीज आपने बड़े अच्छे तरीके से जहन में रखनी है, लेस इलास्टिक मार्केट में जो आपने एमआर और एआर की लाइन लगानी है वो बहुत ज्यादा स्टीपर होनी चाहिए। इससे भी ज्यादा स्टीप कर दें इवन बेटर है, जितना स्टीप करेंगे उतना अच्छा है। और जो मोर इलास्टिक है वहां पे आपकी एमआर और एआर की लाइन फ्लैट होनी चाहिए, काफी ज्यादा सीधी होनी चाहिए। आप कह सकते हैं हॉरिजेंटल के करीब 3 होनी चाहिए। तो जितना ज्यादा डिफरेंस, यानी विजिबली देखते ही पता चल जाए लेस इलास्टिक मार्केट कौन सी है और मोर कौन सी है। ऐसा ना हो कि आप ऐसी लाइंस दोनों तरफ लगा दें कि वो देख के समझ ही ना आए कि पता नहीं मोर इलास्टिक लेफ्ट है या मोर इलास्टिक राइट है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना अच्छा है। प्लस लेस इलास्टिक मार्केट में हाई प्राइस आप शो करेंगे, मोर इलास्टिक मार्केट में आप लेसर प्राइस शो करेंगे। और फिर आप एक कॉमन, एक्चुअली तो होना ये था, अब जरा पॉइंट को समझ लें। कल जो हमने इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन किया था उसके मुताबिक होना यह चाहिए था कि एक मार्जिनल कॉस्ट की लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी जाए, एमसीएमआर की कंडीशन यहां पे पूरी हो गई कि दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये आउटपुट लेवल है और ये प्राइस लेवल है और इसके दरमियान एवरेज कॉस्ट। फिर दूसरे ग्राफ में भी इसी तरह से एमसी की लाइन जो है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दी जाए कि ये एमसी है जी, एमसीएमआर यहाँ पे इक्वल हो गए, हमारी इक्विलिब्रियम की दोनों शर्तें भी पूरी हो गई और बाकी सिचुएशन भी जो है वो क्लियर हो गई। यानी एक्चुअल ग्राफ तो ऐसा ही बनता है कि एक मार्जिनल कॉस्ट की लाइन ग्राफ 1 में मोर इलास्टिक में ड्रॉ की जाए, एक मार्जिनल कॉस्ट की लाइन ग्राफ 2 में। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कुछ बुक्स जो हैं वो बाज़ औक़ात एमसी की 2 लाइंस नहीं लगाती बल्कि वो इसकी बजाय एक स्ट्रेट लाइन लगा देती हैं कि फर्म की मार्जिनल कॉस्ट यहां से गुजर रही है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हैं। या दूसरे लफ्जों में कह लें कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कुछ इस तरह की है यहाँ पे, और इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट यहां है और यहां है। ये मार्जिनल और एवरेज ड्रॉ नहीं की जा रही, इसको सिंपल स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया जाता है, क्योंकि साफ जाहिर है मार्जिनल कॉस्ट तो एक ही रहनी है ना। रेवेन्यू का फर्क पड़ेगा कि लेस इलास्टिक मार्केट से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है हाई प्राइस की वजह से, और मोर इलास्टिक जो मार्केट है वहां से जो है वो कम प्राइस चार्ज हो रही है। तो दोनों की प्राइस और बॉक्सेस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का थोड़ा सा हमें डिफरेंस नजर आएगा कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की शेप कहां पे कितनी है, एवरेज कॉस्ट से कितनी ज्यादा प्राइस है। लेकिन जनरली दोनों में मार्जिनल कॉस्ट तो एक जैसी ही रहेगी, फर्म एक है तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट भी एक ही रहेगी। तो रेवेन्यूज में फर्क आएगा लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन से हम शो कर देते हैं। दिस इज द कंप्लीट ग्राफ के क्या सिचुएशन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी 3 कंडीशंस क्या हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है वो किस तरह से है और उसको किस तरह से हम फर्दर जो है वो हाईलाइट करते हैं। ओके जी, अब फर्दर आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 रेज हैंड कर लें। ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी फिर इंशाल्लाह हम कल जो है नेक्स्ट ओलिगोपोली का टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। आज के किसी पॉइंट की कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपका तो रेज हैंड कर लें, अदरवाइज हम क्लास ऑफ कर लेते हैं। जी एनीवन, कोई भी क्वेश्चन? जी मोहम्मद अली जी, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? आपका सर ऊपर जी जी सर ED1 से बड़ा है और ED1 से छोटा है सर, इसकी नहीं समझ लगी। ED1 से बड़ा है और ED1 से छोटा है, मैं समझ। इलास्टिसिटी, वो इलास्टिसिटी बच्चे वो तो हमने जनरल पॉइंट तो कल ही इक्विलिब्रियम में बता दिया था कि मोनोपोलिस्ट आमतौर पे किस रीजन में प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है। हमने कहा था AR की एवरेज रेवेन्यू की जो लाइन होती है ये पूरी लाइन डिमांड लाइन कहलाती है। एक्चुअली डिमांड लाइन के सेंटर में हमें पता है इलास्टिसिटी हमेशा इक्वल टू 1 होती है और सेंटर से ऊपर जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ये हमने कल ही कॉन्सेप्ट कर लिया था कि मोनोपोलिस्ट जो है वो अपनी डिमांड लाइन के अपर पोर्शन में प्रोडक्शन करेगा, या फिर हम इसको दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्ट उस रीजन में प्रोडक्शन करता है जिस रीजन में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। सर इसकी जो MR और AR की लाइनें ये स्ट्रेट क्यों नहीं होती, इस तरह क्यों है? MR की और AR की लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं होती, मतलब डाउनवर्ड क्यों है? यस सर, डाउनवर्ड का नहीं सर, ये ऊपर से थोड़ी सी ब्रीक है, नीचे से खुली हुई है, इसकी नहीं समझ लगी। हाँ, MR की स्लोप जो है फॉल करने की वो ज्यादा होती है, AR की स्लोप फॉल करने की कम होती है। आप इसको ऐसे समझ लें, जस्ट एन एग्जांपल, फर्ज करें आपने 3 पेपर दिए, आपके पहले पेपर में नंबर आ गए 90। मैं आपसे 1 सेकंड के लिए पूछता हूं, अभी हमने एक ही पेपर का रिजल्ट देखा है, मैं आपसे कहता हूं जी एवरेज मार्क्स कितने हैं, आप कहेंगे जी एवरेज भी 90 है, एक ही तो पेपर है। ओके, फिर आप कहते हैं जी दूसरा पेपर, दूसरे पेपर में आपके मार्क्स आ गए 80। ये मार्जिनल मार्क्स है ना, मार्जिनल मार्क्स का मतलब पेपर 1 के मार्क्स, पेपर 2 के, पेपर 3 के, इस तरह से इसके साथ हम एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करते जाते हैं। अब जब एक ही पेपर था तो आपकी एवरेज भी 90 थी, लेकिन जब दूसरे पेपर में 80 मार्क्स आए तो आपकी एवरेज कितनी हो जाएगी, 85। यानी मार्जिनल मार्क्स 90 से 80 पे आ गए हैं, ज्यादा तेजी से कम हुए हैं, लेकिन एवरेज मार्क्स कम तो वो भी हुए हैं, लेकिन क्योंकि एवरेज में पिछले का इफेक्ट भी है, पहले पेपर का भी, तो उसके कम होने की रफ्तार थोड़ी सी कम है, वो कम होकर 90 से 85 पे आया है। तीसरे पेपर में आपके नंबर C पेपर में आ जाते हैं फॉर एग्जांपल 70। अब मार्जिनल मार्क्स तो और ज्यादा तेजी से कम हो गए, 80 से मजीद 10 कम हो गए, 70 पे आ गए, इस वजह से आपकी एवरेज भी कम होगी, लेकिन C पेपर पे पहुंचने पे आपके एवरेज मार्क्स कितने हो जाएंगे, 80। सादे लफ्जों में यह समझ लें कि मार्जिनल जो है वो हमेशा ज्यादा तेजी से डिक्लाइन करता है एज कंपेयर टू एवरेज। अब जो ज्यादा तेजी से डिक्लाइन करेगा, साफ जाहिर है उसकी स्लोप कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, तो हम MR लाइन जो है वो ज्यादा स्टीपर ड्रॉ करते हैं, और एवरेज रेवेन्यू की स्लोप थोड़ी सी उससे कम होगी। अगर इन दोनों की स्लोप आपस में बराबर होती तो फिर तो ये पैरेलल लाइन होनी चाहिए थी, बिल्कुल शुरू में भी डिस्टेंस इन दोनों में उतना ही होना चाहिए था, एंड तक एक ही रहना था, लेकिन हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एवरेज के डिक्लाइन करने की स्पीड हमेशा जो है वो कम होती है मार्जिनल से, तो दैट्स वाई अपर साइड पे इनका आपस में डिफरेंस कम होता है, यानी इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक भी हो सकता है, इवन अपर साइड से आप दोनों लाइनें आपस में जोड़ भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टार्टिंग पॉइंट सेम कर लें, ओके है। लेकिन लोअर साइड पे चलते चलते क्योंकि MR की स्पीड ज्यादा है तो वो स्टीप रहेगा, AR जो है वो फ्लैटर होगा कंपैरेटिवली, तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। जी और कोई क्वेश्चन? जी कुरतुलैन, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर मुझे यही पूछना था कि मतलब नेक्स्ट फ्राइडे जो टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 4 का होगा या 5 का? चैप्टर नंबर 4 का, यूटिलिटी एंड इनडिफरेंस का अप्रोच, कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीट। जी और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके जी, आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल के लेक्चर में करेंगे। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या इशू हो
तो वो कल के लेक्चर में क्वेश्चन कर लीजिएगा, अदरवाइज कल हम फिर